नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के आंड्रे हाउस में आज से 3 दिवसीय बाल कला प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बाल शिल्पकारों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रही। मौके पर महुआ मांझी ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा अद्भुत और अकल्पनीय है, इन्हें और अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। हम लोग कोशिश करेंगे और कई अधिकारी भी पैमाने में वगैरह आज उन्होंने भी कहा कि इनका बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह में भी इनका नाम जा सकता है। तो हाँ, बहुत उम्दा प्रदर्शनी है ये, सबको आकर देखना चाहिए। ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। इनमें बीपीएल परिवार के बच्चे भी हैं, अनाथ बच्चे भी हैं, कस्तूरबा विद्यालय जो सरकारी स्कूल है जिसके प्रति लोगों के मन में ये धारणा होती है हमेशा प्राइवेट स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की या उनके पेरेंट्स की कि इनमें प्रतिभा नहीं है, वो अगर देखना हो तो यहाँ आए। और सिर्फ यही नहीं है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्र में इनमें प्रतिभा है, जैसे नृत्य, संगीत, नाटक, वादन और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स की जितने भी हैं 10 विधाओं पर कई जगह एग्जीबिशन। इधर प्रदर्शन में बाल शिल्पकारों के हाथों का कमाल देखते ही बन रहा है। सोहराय कला से जुड़ी ममता कहती है कि उन्हें ये कला विरासत में मिली है और उनके परिवार में अनेक प्रयोजनों पर इस कला को घरों की दीवारों पर उकेरा जाता है। ये हम लोग पहले से ही अपने घर में बनाते हैं और ये हम लोग सोहराय पेंटिंग है, ये मेरा सोहराय पेंटिंग है। ये हम लोग घर से ही बनाते आए हैं, इसके लिए हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं हुआ है, इसलिए घर ये हम लोग घर में दीवारों पर बनाते हैं। और ये मिट्टी, दूधी मिट्टी और हल्दी के रंग से हम लोग ये सब बनाते हैं। और यहाँ कोई बाल शिल्पकार बांस और मिट्टी की कलाकृतियां तैयार कर रहा है तो कोई जीवन तस्वीरें बनाने में जुटा है। वनस्पतियों और मिट्टी से प्राकृतिक रंग तैयार कर पाइटकर पेंटिंग बना रही सियासत के हाथों का जादू भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। और पाइटकर पेंटिंग बना रही हूँ और केजी भी घाटशिला से हूँ। पाइटकर का मतलब है जो पुराना ज़माने में दर्शाया जाता था वही हम लोग दर्शाते हैं अभी, और नेचुरल कलर से बनाते हैं। इसका कलर कैसे तैयार होता है? जैसे पत्ता, ग्रीन कलर जैसे पत्ता पीस के बनाते हैं, फिर गेरुआ पत्थर उससे रेड कलर बनाते हैं, और येलो भी हल्दी से बनाते हैं। वैसे सब कलर बनाते हैं हाथ से। बता दें कि ये एग्जीबिशन 5 नवंबर तक चलेगा। उम्मीद है कि ग्रामीण इलाकों में छिपी इन बाल शिल्पकारों की प्रतिभा रांची के लोगों को खूब लुभाएगा। इधर राजधानी रांची के राजभवन के समीप भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस विशाल धरना प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता सहित हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं सड़कों पर बैठे नजर आई। इधर एचईसी कर्मी इस बैनर तले अपनी मांगों को लेकर समर्थन पर उतरी रही। वहीं विगत कई दिनों से आंगनबाड़ी सेविका भी अपने वेतन मांग को लेकर सड़कों पर उतरी रही। मौके पर भारतीय मजदूर संघ के नेता ने कहा कि राज्य सरकार भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कर्मियों की जो भी वेतन संबंधित मांग है उस पर राज्य सरकार पहल नहीं करती दिख रही है। वहीं एचईसी कर्मियों की मांग पर भी राज्य सरकार की ओर से कोई पहल नहीं देखी जा रही है। यहाँ की जो सरकार है इतनी बहरी और गूंगी हो चुकी है कि यहाँ पे जो सहिया साथी, आशा वर्कर जो भी हैं उनको इतनी कम वेतन मिलती है। हम लोग आम एक दिन का अगर किसी को रखते हैं तो 600 रुपये उसको हम लोग देते हैं पर डे, लेकिन ये 2000-3000 रुपये में क्या होगा? तो सरकार इतनी बहरी गूंगी हो चुकी है, इसके कान फोड़ने के लिए यहाँ पे विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी बात, एचईसी की जो समस्याएं हैं, लगभग 20 महीना से सैलरी बाकी है। यहाँ राज्य सरकार के हम लोग यहाँ पे एक जनता के रूप में है, यहाँ उसके भी हम लोग करते हैं, तो राज्य सरकार को भी चिंता करना चाहिए कि एचईसी में जो 20 महीना से सैलरी नहीं मिली, उनके राज्य में लोग भूखे सो रहे हैं, तो ये उनकी मतलब कमियाँ हैं,
वो उनकी फेलुअर दिखा रहा है, वो सक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो सरकार से आग्रह है कि आप इस पर पहल करें, केंद्र से बात करें और HEC चलाने की बात करें और अन्य बहनों का जो समस्या है उसको आपको निदान करें। इस धरने में किन लोगों का प्रदर्शन? ये भारतीय मजदूर संघ के झारखंड प्रदेश से जितने भी कार्यकर्ता हैं लगभग यहाँ पर मौजूद हैं। रमाशंकर प्रसाद, जनरल सेक्रेटरी HEC मजदूर संघ। आजसू पार्टी का कुनबा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन पार्टी में जहां पूर्व प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए, वहीं शुक्रवार को 2 शिक्षाविद ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास पर पहुंचकर पार्टी का दामन थामा। इसमें रांची के YBN यूनिवर्सिटी के डीन रामजी यादव के साथ RKTF विश्वविद्यालय के एडवाइजर सुधीर यादव शामिल रहे। इन्होंने कहा कि वे शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के विकास में हर संभव सहयोग करेंगे। दोनों शिक्षाविदों ने पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो के विचार से प्रभावित होकर आजसू पार्टी ज्वाइन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गरीब छात्राओं के लिए वे लोग लगातार काम करते हैं। आगे पार्टी जो भी उन्हें कार्य देगी उसे भी करेंगे। साथ में जहां भी संगोष्ठी का आयोजन होगा वहां हमेशा मौजूद रहेंगे। वहीं मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पार्टी में सभी का स्वागत है। हम सभी मिलकर राज्य के विकास में हर संभव योगदान देने को तत्पर है। आजसू पार्टी समाज के सभी वर्गों के लिए समान काम करती है और आगे भी करती रहेगी। हमारे इस क्षेत्र के एक बड़े शिक्षाविद जिन्होंने अपना झारखंड के और झारखंड की धरती में कई ऐसी संस्थाओं को क्रिएट किया, खड़ा किया और इनका योगदान दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। सार्वजनिक रूप से मेरे पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ, मेरी जो संकल्प के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का निर्णय लिया। इसलिए सबसे पहले रामजी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारे सुधीर जी का, जिनको आपने अभी सुना, मैं एक पॉजिटिव सोच के साथ इस राज्य के रचनात्मक कार्यों में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक परिदृश्य में उनका योगदान के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आए। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं इनके यूनिवर्सिटी के सभी प्रोफेसर जो साथ में आए हैं, साथ ही साथ ईटागढ़ के हमारे 2 प्रमुख सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने के लिए कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। ये कारवां लगातार बढ़ रहा है, जैसा आपने कहा है। मेरी शुरू से कोशिश रही है और मैं, चूंकि जब हम लोग ने झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में जब हम लोग ने कदम रखा, हम लोग ने झारखंड के संदर्भ में अपने विचार रखना प्रारंभ किया, उस दिन से बौद्धिक रूप से और बौद्धिक लोगों के साथ हमारा संबंध रहा है। अब याद करिए, जब हम लोग काम कर रहे थे, ऐसे कार्डर काम कर रहे थे, तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर VP केसरी, ये सारे शागिर्द में पलने बढ़ने का, संजय बसु मलिक जी, डॉक्टर देवशरण भगत जी, इन सभी के बीच में बौद्धिक रूप से झारखंड को उभारने का और इनके जो प्रयास हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, उनके अर्थों को स्पष्ट करके ले जाने का, इतना तक कि भारत के साथ प्रथम वार्ता में भी जिन सब्जेक्ट को तैयार किया गया, विषयों को रखा गया, लिपिबद्ध किया गया, वो सारे आजसू झारखंड JPP भी, तब का JPP और आजसू मिलकर लोगों ने तैयार किया था। तब जाके तार्किक रूप से बात प्रारंभ हुई थी। तो मैं उसी घेरे के अंदर हूँ और मैं जानता हूँ कि पॉलिटिकल हल, राजनीतिक अगर आप हल करना चाहते हैं तो आपको सदैव लोगों को लाना पड़ेगा, विषय वित्त को सामने रखना पड़ेगा, झारखंड के तरक्की के हर इकाई को छूना पड़ेगा और उसके लिए काबिल लोगों की आवश्यकता पड़ती है और उनको दूर रखना, ये झारखंड के वर्तमान हालात को उसका उदाहरण देख सकते हैं। कि मैं इसीलिए फिर ये भी बात करता हूँ ना, विधान परिषद की भी बात करता हूँ। मैं लगातार जनप्रतिनिधि होना ठीक है, एक साधारण लोग जनप्रतिनिधि बन के आए, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि जब राज्य चलाने की बात आएगी, सब्जेक्ट की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ मिलके या फिर उसके लिए कोई डिजाइन तैयार करके ही राज्य को आप आगे ले जा सकते हैं। तो ये तादाद अभी मुख्यालय में दिख रहा है। मैं जिला भ्रमण, मेरा कार्यक्रम है, जिले में भी ये तादाद बढ़ेगी और लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैं सामाजिक न्याय के दायरे में समाज का छोटा से छोटा तबका का भी चेहरा को उभारने की तैयारी हमारी है। वहीं CCL के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आज समापन हो गया, जहां आज अंतिम दिन रांची स्थित CCL दरभंगा हाउस में कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वहीं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस दौरान 1 से 3 नवंबर तक CCL परिवार की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। CCL कर्मियों को नैतिकता और भ्रष्टाचार से मुक्त रहने का पाठ पढ़ाया गया। वहीं सुरक्षा मानकों का ख्याल रखने की भी सलाह दी गई। इधर सतर्कता सप्ताह के समापन को कल्चरल फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। कल्चरल फेस्टिवल के दौरान लाइव पेंटिंग, फेस पेंटिंग और कल्चरल इवेंट की प्रतियोगिता आयोजित हुई। वहीं लोगों के मनोरंजन के लिए भी कई इंतजाम किए गए थे। कल्चरल इवेंट के दौरान प्रतिभागियों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कुल मिलाकर CCL के सतर्कता सप्ताह के समापन का कार्यक्रम शानदार रहा। इस दौरान CCL के दरभंगा हाउस में उत्सव का नजारा दिखा। नो करप्शन का, ऑनेस्टी का संदेश हम लोग देना चाहते हैं।
ये कलर्स के माध्यम से, क्रिएटिविटी के माध्यम से, है ना, ताकि बच्चों में संदेश है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सभी लोग को अवार्ड मिलेगा और वो लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन में आए और भारत को बनाने से तैयार। पहले प्रेम और फिर ब्रेकअप के बाद प्रेमिका से बदला लेने के लिए एक सनकी प्रेमी ने प्रेमिका का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। प्रेम वासना और धोखे की इस कहानी में अश्लील वीडियो वायरल करने वाले प्रेमी के दोस्तों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। लेकिन प्रेमिका के वीडियो को वायरल करने वाला असल गुनहगार प्रेमिका का पूर्व प्रेमी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू का है। यहाँ पूर्व प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने वाले पूर्व प्रेमी के 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर किरीबुरू पुलिस ने जेल भेज दिया है। पूर्व प्रेमिका के लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पूर्व प्रेमिका ने 1 नवंबर को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पूर्व प्रेमिका के द्वारा ब्रेकअप के बाद बदला लेने की नीयत से उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया और इंटरनेट में वायरल किया जा रहा है। इससे उसकी प्रतिष्ठा व मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है, जिससे उसके मानसिक स्थिति खराब हो रही है और वह समाज में बदनामी के डर से आत्महत्या तक कर सकती है। पुलिस ने युवती को कार्रवाई का भरोसा देते हुए आत्महत्या जैसे गलत कदम नहीं उठाने की अपील की। इधर पीड़िता ने बताया कि जब वह उड़ीसा में पढ़ रही थी तभी एक युवक के साथ उसकी दोस्ती हुई और दोस्ती प्रेम में बदल गई। प्रेम प्रसंग के दौरान युवती के साथ प्रेमी ने चुपके से कुछ शारीरिक आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे। इसके बाद दोनों के प्रेम संबंध में खटास आने लगा और दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। दोनों के बीच संपर्क खत्म हो चुका था, लेकिन प्रेमी ने पीड़िता से बदला लेने के लिए पहले से बनाए गए अश्लील वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजकर वायरल कर दिया और इसकी छवि को खराब करने लगा। पूर्व प्रेमी के दोस्तों ने भी वीडियो वायरल किया। यहाँ तक कि दोस्तों ने पूर्व प्रेमिका को भी उसकी अश्लील वीडियो भेजकर उसे ब्लैकमेल करने लगे। पीड़िता वीडियो वायरल होने और लोगों के ब्लैकमेलिंग से परेशान होने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसी बीच उसने हिम्मत दिखाई और पुलिस से लिखित शिकायत कर पूरा घटनाक्रम बता दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में वीडियो वायरल करने और पीड़िता को ब्लैकमेल करने वाले लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। जांच के बाद पुलिस ने कुछ निर्दोष को छोड़ दिया, जबकि वीडियो वायरल करने के आरोप में सबूत के साथ 3 आरोपी कान्हामुखी, दिनेश दास उर्फ राजू और शुभम प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सभी युवक किरीबुरू के रहने वाले हैं। सभी पर IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि इस घटना का मुख्य आरोपी प्रेमिका का पूर्व प्रेमी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का कहना है कि वह भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। उसकी तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण एसपी ने मुसाबनी थाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना परिसर में DSP चंद्रशेखर आजाद और थाना प्रभारी अंचित कुमार से विभिन्न लंबित कांडों की जानकारी ली, साथ ही ST/SC केस का भी सुपरविजन किया। इसके अलावा विभिन्न लंबित कांडों की समीक्षा की। इस मौके पर ग्रामीण एसपी ने पूरे थाना परिसर का अवलोकन किया एवं उसकी तार से बनी 4 दीवारी व जब्त किए गए वाहनों को देखा। मौके पर मुसाबनी DSP को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने दुर्गा पूजा में शांति व्यवस्था बहाल रखने एवं शांतिपूर्वक विसर्जन कराने को लेकर DSP एवं थाना प्रभारी की हौसला अफजाई की और आने वाले आस्था के पर्व छठ पूजा को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आने का पर्पज़ है मेनली जैसे SC/ST केसेस जो हैं हम लोग के, उसका सुपरविजन जो है SP रैंक के पदाधिकारी को करना होता है। तो उसी संदर्भ में आए हैं। मेनली उसके आने के बाद यहाँ पे बैठ करके थाना में जो पेंडिंग केसेस हैं उनका भी रिव्यू किया गया और जो वारंट और की पेंडिंग है उनको भी देखा गया। उनके त्वरित निष्पादन के लिए थाना प्रभारी को और संबंधित DYSP को दिशा निर्देश दिए गए। छठ के लिए जो भी हम लोग के छठ का घाट यहाँ पे है उसके लिए सुदृढ़ीकरण करने का हम लोगों ने प्लान बनाया है और जो भी लोग यहाँ पे जिस भी क्षेत्र में छठ करते हैं, जो भी छठ के घाट हैं, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था करवाई जाएगी और जो भी हम लोग को आवश्यक बल की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए भी यहाँ से हम लोग आवेदन भिजवाएंगे। पिछले 4 महीने से गरीबों को अनाज नहीं मिलने के कारण सैकड़ों की संख्या में कार्डधारी पोटका चौक से रैली निकालकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे और जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए अविलंब राशन दुकानदारों पर कार्रवाई की मांग की।
कालिकापुर, हेसरा एवं पोटका आदि पंचायतों के सैकड़ों कार्डधारी पिछले 4 माह के बकाया अनाज की मांग को लेकर आम नागरिक एकता मंच के बैनर तले रैली निकालकर कार्डधारियों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही बकाया 4 महीने का राशन अविलंब बिना कटौती किए उपलब्ध कराए जाने की मांग की। वहीं यदि अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया तो 1 सप्ताह के बाद जोरदार आंदोलन किए जाने की चेतावनी थी। जितना भी राशन डीलरों के द्वारा अधिकांश 4-5 पंचायत जो है, जैसे कलकापुर हो गया, आपका कुल्डिया पंचायत हो गया, आपका पुट्टा पंचायत हो गया, आपका महेशड़ा पंचायत हो गया, रसून चपा पंचायत हो गया, ये कुछ पंचायत में जो है कि इसका पहले भी इस तरह का एक ब्लॉक में आंदोलन किया गया था, जो कि पिछले 3 से 4 माह का अनाज, गरीबों का जो अनाज है उनको अभी तक नहीं दिया गया डीलरों के माध्यम के द्वारा। और उसके लिए बार बार हम लोग प्रखंड के जो मार्केटिंग ऑफिसर है खाद्यान्न विभाग के, उनको बार बार हम लोग शिकायत करते रहे, लेकिन किसी प्रकार की उसका कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। जो कि इसके बारे में हम लोग 2-3 बार इसका पहले भी आंदोलन किए हुए हैं, लेकिन अनाज देने का और कोई नाम नहीं होता है। वो जो भी करते हैं लेखा पुत्ती में अपना मिली भगत से वो डीलरों के साथ लेन देन करके उसको लेखापुती करके उसको आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन अनाज नहीं दिया जाता है। इधर आम नागरिक एकता मंच के उपेंद्र सरदार ने कहा कि राशन की भारी कालाबाजारी की गई है, जिसके कारण पिछले 4 माह से गरीबों का अनाज नहीं मिल पाया है। इन गरीबों को अनाज यदि नहीं मिलता है तो वे सब रोड जाम करेंगे। गरीबों के पेट में लात मारा जा रहा है। यदि नहीं दिया गया तो आने वाला दीपावली तक में नहीं दिया गया तो जिस तरह हमारे उपेंद्र जी बोले, हम लोग सीधे जो है ना गरीब नागरिक के साथ हम लोग रोड पे बैठ जाएंगे, रोड पे धरना पर बैठ जाएंगे, रोड जाम करने पर हम लोग मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए आज हम लोग जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, आप लोग के माध्यम से राज्य सरकार को भी हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि यथाशीघ्र जहाँ जोन पंचायत में, जोन गाँव में, जोन डीलर के माध्यम से राशन नहीं उपलब्ध कराया गया है, जो खाया है वो उगा ले और हमारे गरीब कार्डधारियों को राशन उपलब्ध कराए। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन ना हो। यदि उल्लंघन हुआ है तो इसका बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। वहीं मंच के होपना माली का कहना है कि सरकार की लापरवाही के कारण गरीबों को राशन कार्ड में 4 महीने का अनाज नहीं मिला है। गरीब बाजार से अनाज खरीदने को विवश हो रहे हैं। डीलरों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे रोड पर आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। पुटका प्रखंड कालिकापुर पंचायत से और विभिन्न अगल बगल से भी पंचायत से भी आए हुए हैं। समस्या विगत दिन से अगस्त माह से ज़्यादातर चल रहा है, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे पंचिंग डबल किया जा रहा, माल नहीं दे रहा। सबसे बड़ा बात है यहाँ तो सरकार का तो गलती है, ये है यहाँ सरकार है, साथ में जिला प्रशासन भी है, उसके साथ में यहाँ जितना भी हमारे पूरा प्रखंड में, चाहे हमारे झारखंड में जितना भी पीडीएस दुकान डीलर है, सभी का मन बढ़ा हुआ है। हम लोग कोई भी जनता हो, नागरिक हो, पब्लिक हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम लोग कुछ भी ज्ञापन देते हैं तो उसके विरोध में कार्रवाई भी जल्दी नहीं होता है। इसलिए हम लोग आग्रह करते हैं, संदेश देना चाहते हैं इस मंच से, अगर वो लोगों के ऊपर, डीलर के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होता है और डीलर लोग अगर सही सलामत राशन वितरण नहीं करता है तो हम लोग मजबूर होकर सभी जनता को इकट्ठा करके हम लोग सप्ताह भर के अंदर जो है कि रोड पे बैठेंगे, जरूरत पड़ने पर डीसी ऑफिस पर भी घेराव करेंगे। इधर कालिकापुर पंचायत के मुखिया बागराय सोरेन का कहना है कि सरकार की लापरवाही के कारण गरीबों को राशन नहीं मिल पाया है। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर मोदी एक्सलेंस में टाटा स्टील द्वारा 5 दिवसीय आर्ट एंड इंडस्ट्रीज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रख्यात कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। आर्ट एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1996 में स्वर्गीय जे ईरानी ने की थी, जिनका उद्देश्य आर्ट के कलाकारों को एक स्टेज प्रदान करना था, जिसे टाटा स्टील ने निरंतर जारी रखा है। इस वर्ष देश भर के 17 कलाकारों ने शिरकत की है, जिसमें मधुबनी से पद्मश्री प्राप्त करने वाली दुलारी देवी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इनके अलावा कई प्रख्यात कलाकार पेंटिंग के माध्यम से अपना जलवा दिखा रहे हैं। जी, मैंने कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताइएगा, कितना दिन तक चले क्या? ये कार्यक्रम 31 अक्टूबर से शुरू हुआ है। आर्ट एंड इंडस्ट्री डॉक्टर जमशेद जे ईरानी की ब्रेन चाइल्ड थी। 1993 में उन्होंने पहला आर्ट एंड इंडस्ट्री किया था और वे चाहते थे कि जो हिंदुस्तान के हर तरफ के आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिले एक साथ काम करने का, तो उनकी वही परंपरा जारी रही है और हम हर साल करते हैं। कोविड के बाद 5 साल बाद हम कर रहे थे, 2018 में किया था,
और इस वर्ष हम कर रहे हैं यहाँ पे 17 आर्टिस्ट सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट के हैं, वो लोग यहाँ पे आए हैं और 31 अक्टूबर से 4 नवंबर को ये खत्म होगा। कहाँ से लोग शामिल हुए हैं? दिल्ली से हैं, बॉम्बे से हैं, चेन्नई से हैं, केरला से हैं, गुजरात से हैं, कलकत्ते से हैं, तो ऐसे सब जगह से आए हैं। किस तरह का आर्ट है? एब्स्ट्रैक्ट है, फिगरेटिव है, एक बिसोली आर्ट है जो बहुत ही यूनिक मिनिएचर आर्ट है, वो सोहन सिंह बिल्लौरिया जो जम्मू से आए हुए हैं उनका आर्ट है। मधुबनी से हमारी जो पद्मश्री दुलारी देवी जी हैं वो आई हैं जो मधुबनी आर्ट कर रही हैं। वहीं सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद कार्यालय में शुक्रवार को पेंशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सविता महतो मुख्य रूप से मौजूद रही। इस पेंशन शिविर का उद्घाटन विधायक सविता महतो द्वारा किया गया। इस मौके पर चयनित पेंशन लाभुक को योजना का लाभ दिलाया गया। वहीं आयोजित पेंशन शिविर में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन, महिला सम्मान पेंशन, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन से जुड़े लाभुकों को इसका लाभ दिया गया। इस मौके पर विधायक ने बताया कि सरकार की इस योजना को अधिक से अधिक लोगों तक जोड़ने का उद्देश्य है। इसी कड़ी में ये शिविर आयोजित की गई है। इन्होंने बताया कि आगे भी इस शिविर से लोगों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। मौके पर कपाली नगर परिषद के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। यहाँ क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? आज कपाली नगर परिषद में यहाँ पेंशन का जो स्वीकृति हुआ है उन्हें आज दिया जा रहा है। और जो नया भी यहाँ पर लागू जिसको जो ये है दिन भर शिविर चलेगा। कोई भी वैसे अगर व्यक्ति है तो यहाँ पर सब पदाधिकारी ऑफिस का है और हम मिलके अपना फॉर्म को नया भर सकते हैं। अभी तक 30 से 35 आवेदन दिया गया है जो बनकर स्वीकृति। वहीं जमशेदपुर के टाटा स्टील इंटर डिविजनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जहां 16 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया है। मौके पर कबड्डी के जनरल सेक्रेटरी राजेश सामंत ने बताया कि वेस्ट बोकारो, मुंबई, उड़ीसा और टाटा स्टील की टीम ने भाग लिया है। ये टूर्नामेंट 4 दिनों तक चलेगा और जिसका सेमीफाइनल और फाइनल वेस्ट बोकारो में खेला जाएगा, जिसकी कल से JRD टाटा कॉम्प्लेक्स कबड्डी प्रतियोगिता में शुरुआत कर दी गई है। पहली मरतबा जो 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और ये 16 टीम सेमीफाइनल और फाइनल जो होगी वो वेस्ट बोकारो में होगी। पहले बार बहुत अच्छे प्लेयर आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं और ये कल से मैच प्रारंभ हुआ है। 2 दिवसीय यहाँ पे होगा और 7 तारीख को इसका सेमीफाइनल और फाइनल वेस्ट बोकारो में चला जाएगा। इसमें टीम पार्टी उड़ीसा से है, बंगाल से है और आपको मुंबई से है और जमशेदपुर की टीम है, वेस्ट बोकारो की टीम है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।